Hello. Today we are going to discuss the basic features of the Indian Constitution. Indian Constitution, which in itself जो अपने आप में एक बहुत बहुत तरह के फीचर्स और बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इटसेल्फ है, उसके अंदर हैं, मौजूद हैं और बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है दुनिया के अंदर। नंबर वन लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड की एक कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो हमने देखना है कि भारत के संविधान के अंदर ऐसे ऐसे क्या फीचर्स हैं, ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके तहत इसको इस कॉन्स्टिट्यूशन को इसको लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। तो दोस्तों, इस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 1949 के अंदर जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, उसके बाद से लेके अब तक यानी 2019 लेटेस्ट तक 101 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 101st अमेंडमेंट वाज द लेटेस्ट वन टिल 2019 और उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशन को और एक्सपैंड कर दिया गया है और बढ़ा दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के क्राइटेरिया को। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुई थी उसको 42nd अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। 42nd अमेंडमेंट was a very important amendment which took place in the Constitution of India. The major importance of this amendment, इस amendment का मेजर फीचर ये है कि 42nd अमेंडमेंट जो केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद आई थी, इसने ये स्थापित किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को अमेंड नहीं किया जा सकता है। यानी कि प्रियम्बल जो हमारा थीम है, जो हमारा बेसिक फीचर रिफ्लेक्ट करता है, उसको अमेंड नहीं, उसके तहत अगर कोई अमेंडमेंट उसको एब्रोगेट करती है तो उसको वो अमेंडमेंट अप्लाई नहीं की जा सकती। आइए देखते हैं कि ऐसा क्या खास है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर, जो इसको इतना इतना महत्वपूर्ण बनाता है कि हमें इसको स्पेसिफिकली पढ़ना पड़ता है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अपने आप में ही एक बहुत बहुत वेरी एम्फेसाइज्ड वर्जन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, इसका मानना ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरीली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का बात करते हैं, यानी कि जो लिखित वर्जन नहीं है, राइट, जो जिसका स्क्रिप्ट नहीं बनाया गया है, बुक इस्टेब्लिश नहीं है, रूल्स हैं लेकिन बुक इस्टेब्लिश नहीं, उसे बोला जाता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस्ट एग्जांपल है द ग्रेट ब्रिटेन, द यूके, यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को अनरिटन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और जब हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहली नज़र पड़ती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। अब जब हम ये दो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान चुके हैं तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को समझना और सरल हो जाता है, क्योंकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ना सिर्फ लिखित है बल्कि लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। सबसे महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वो एक रिटन वर्जन है। दोस्तों, इसके अंदर 1949 के अंदर 395 आर्टिकल्स थे। 395 आर्टिकल्स जो कि 22 पार्ट्स और 8 स्केड्यूल्स के अंदर डिवाइडेड थे। 395 आर्टिकल, 395 आर्टिकल थे जो कि 22 पार्ट्स और 8 स्केड्यूल्स के अंदर डिवाइडेड थे जब 1949 में ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। और दोस्तों, अब 2019 की लेटेस्ट अमेंडमेंट तक, जो कि आपके किताबों में भी मेंशन है, आपने पढ़ा भी है, आज के टाइम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 470 आर्टिकल्स जो कि डिवाइडेड हैं 25 पार्ट्स और 12 स्केड्यूल्स के अंदर। दोस्तों, मानने वाली बात है कि 495 आर्टिकल्स, यानी कि 395 से हम 470 तक पहुंच गए हैं। तो अपने आप में ही आप देख सकते हैं कि कितना ब्रॉड वर्जन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कितना फैला हुआ है। और दोस्तों, इसके ब्रॉड होने का, इसके एक्सपैंडेड वर्जन, इतना इतना इलेबोरेटेड, इतना एक्सपेंडेड वर्जन होने का कुछ चार बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि इसको इतना एक्सपैंडेड और एलैबोरेटेड बनाते हैं। नंबर वन इज़ द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। दोस्तों, इंडिया की ज्योग्राफी इतनी वास्ट है, इतनी दूर तक फैली हुई है। पूरा टेरिटरी ऑफ जो हमारी इंडियन नेशन की जो टेरिटरी है वो इतनी वास्ट है कि इसको कवर करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी था। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे और जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वाले जो
लोग पीपल थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो इंडिया की ज्योग्राफी को मद्देनज़र रखते हुए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि दोस्तों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हिस्टोरिकल है नेचर में। दोस्तों ये हिस्टोरिकल का वर्जन कहाँ से आता है? हिस्टोरिकल की बात जब हम करते हैं तो हमें ध्यान में ये रखना होगा कि इंडिया प्री इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया जो था वो ब्रिटिश की कॉलोनी था। तो जो कि वो ब्रिटिश की कॉलोनी था, तो उसके अंदर उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेजर पार्ट है हमारी का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों इस 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखे गए हैं, और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको वेस्टमिंस्टर सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। तो दैट्स वाई हिस्टोरिकल रूट्स, यानी कि हमने पूरा एकदम से जायज़ा लेके कि हमारे बैकग्राउंड में क्या रहा होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या इवेंट्स थे जिसके तहत 1935 एक्ट लगाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट, और उसके ध्यान में रखते हुए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पार्ट वहाँ से उठाया है। इसी वजह से ये और लेंथी हो गया है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अनलाइकली लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स का अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड इन विच द सेंटर एंड स्टेट हैव वन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं उनका एक, और भारत का जो यूनियन है, जो हमारा सेंटर है उसका, और भारत के राज्यों के बीच में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन चलाया जाएगा, कोई अलग कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं किया जाएगा। Another which is a very important feature which makes the constitution the lengthiest constitution is the participation of the large number of people in making of the constitution, that is the constituent assembly। अब constituent assembly के members जो थे वो around 200 प्लस थे, तो उनके उनके इतना एक्सपैंडेड वर्जन इसीलिए बन पाया क्योंकि उन्होंने अपने व्यूज़ दिए, उनकी विचारधाराओं को मद्देनज़र रखा गया। इसी कारणवश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक्सपैंडेड हो गया। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि दोस्तों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वेरियस सोर्सेज से लिया गया है। ये वेरियस सोर्सेज क्या हैं? ये वेरियस सोर्सेज बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से फ्रेम किया कि हम ये देख पाएँ कि लोगों की दुनिया में कितने अलग अलग तरह के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। तो उन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ मेजर पार्ट्स उठाए जो बहुत इंपॉर्टेंट थे और हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण थे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप पॉलिटिकल फिलॉसफी भी पढ़ रहे हैं तो एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर जिन्होंने मेजर राज्यों के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया था। तो दोस्तों आप ये भी कह सकते हैं कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरोड तो है, लेकिन इट इज़ द बेस्ट पार्ट बोरोड, यानी कि हमारे पास एस्टैब्लिश तो नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हमारे दिमाग में एक ड्राफ्ट था, और उस ड्राफ्ट को ध्यान में रखते हुए हमने मेजर पार्ट, जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स उठाए, राइट, ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उठाया, राइट, और बहुत सारे इमरजेंसी पावर्स, फेडरल स्ट्रक्चर हमारा, जुडिशरी, गवर्नर्स की पावर्स, ये सब चीज़ें हमने बोरो की हैं, राइट। वी कैन नॉट से कि हमने कॉपी पेस्ट किया है, नो, कॉपी पेस्ट नहीं है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव बोरोड फ्रॉम सर्टन अदर कॉन्स्टिट्यूशंस एंड दैट मेक्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। और दोस्तों मेजर पार्ट, जैसे कि मैंने इस लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट के फीचर में बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरीली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ऊपर टिका हुआ है। वहाँ से हमने उस एक्ट से हमने बहुत कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लागू किया। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक मिक्सचर है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। ये रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी क्यों ज़रूरी है और क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, या हमारा एक फीचर है पढ़ने के लिए? दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ जानने वाली ये है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी चीज़ जो पूरी प्रकृति में कोई भी चीज़ है, जो नेचर में जो कोई चीज़ है, अगर वो एक ही तरीके से स्टेबल रहेगी, एक ही तरीके से खड़ी रहेगी, रिजिड रहेगी, तो उसको स्टैंड बाय करना मुश्किल हो जाएगा विद द ग्रोइंग the empowerment which is growing in the world, right? So we have to make changes in our lives, ठीक है। यूपीएससी की नोटिफिकेशंस जो 2011 में आती थी जब सीसैट नहीं था, और अब जब आती हैं सीसैट है, और जैसे पहले हमारे पास 2 ऑप्शन होते थे, अब हमारे पास एक ऑप्शनल के 2 पेपर हैं। तो दैट्स लाइक the entire the nature is the change is the
पार्ट ऑफ द नेचर, राइट। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी कुछ इसी तरीके से रिजिड और फ्लेक्सिबल बोला जाता है। रिजिड क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, पहले रिजिड जानने से पहले देखें तो उसे फ्लेक्सिबल क्यों बोला जाता है। फ्लेक्सिबल बोलने के पीछे हमारा कारण ये है कि इसको अमेंड करने के लिए कोई स्पेशल प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है। यू नो, कॉन्स्टिट्यूशन इज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सच, it's formulated in such manner that there is a special article, that is article number 368, जो कहता है कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इस प्रकार से अमेंड कर सकते हैं, यानी कि 2/3 मेजोरिटी से अमेंड कर सकते हैं या सिंपल मेजोरिटी से कुछ फीचर्स और कुछ आर्टिकल्स को अमेंड कर सकते हैं। दोस्तों, जानने लायक बात यह है, जानने लायक बात यह है कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज वन विच रिक्वायर्स अ स्पेशल प्रोसीजर। देखिए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजिड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको अमेंड करने के लिए एक स्पेशल किस्म का प्रोसीजर चलाया जाता है। और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट्स अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। उसके अंदर अमेंड करने के लिए अलग एक सिस्टम है, लेकिन बहुत फ्लेक्सिबल है, यानी कि इजीली हाउस ऑफ कॉमन्स या वो सब मिलकर उसको अमेंड कर सकते हैं। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इट इज़ रिजिड ऑल्सो एंड इट इज़ फ्लेक्सिबल ऑल्सो, राइट। यानी कि हम कुछ चीज़ें तो हम सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड कर सकते हैं। आर्टिकल 368 में सिंपली मेंशन है कि सिंपल मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग। कुछ चीज़ें हमें स्पेशल 2/3 मेजॉरिटी के तहत अमेंड करनी पड़ती है। तो इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। इसके दोस्तों फ़ायदे दो हैं। पहला फ़ायदा यह है कि हमें टाइम के साथ हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडर्नाइज किया जा सकता है। और जो फ़ायदा ये है, और दूसरा बात यह है कि दूसरी बात यह है कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, तो उसको प्रेजेंट टाइम के अंदर लाने के लिए हमें इसको अमेंड करना रहना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात फ्लेक्सिबिलिटी की ये है कि रिजिडिटी की बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्योंकि सिर्फ सेंटर डोमिनेट ना करे, राइट। सिर्फ सेंटर का कोई मेंबर या कोई पार्टी या कोई ग्रुप, स्पेसिफिकली लॉबिस्ट ग्रुप अगर डोमिनेट करें तो अमेंडमेंट होती है, तो ये ऐसा ना हो, इसलिए इसको थोड़ा रिजिड भी रखा गया है। कहीं केसेस के अंदर 2/3 मेजॉरिटी, कहीं केसेस के अंदर सिंपल मेजॉरिटी, इसी तरीके से अमेंडमेंट का प्रोसेस चलाया जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा मेजर फीचर जो है वो ये है, फेडरल सिस्टम है। देयर इज़ अ फेडरल सिस्टम बट इट इज़ अ यूनिटरी बायस, राइट। दोस्तों, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जानने से पहले एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो ये वर्ड है, हम बहुत ऑफन सुनते आते हैं कासी फेडरली, किसने इन्वेंट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। आपको बता दूं कि इस फीचर के अंदर हम आर्टिकल 1 यूनियन ऑफ स्टेट्स का बात करेंगे। दोस्तों, हालांकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने आप में ही एक किस्म का हमारा जो इंडियन नेशन है वो अपने आप में एक किस्म का फेडरल नेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इस्टेब्लिश हुआ है। लेकिन जो ये कासी फेडरल वर्ड है ये इन्वेंट किया था केसी वेरे ने। हालांकि एक और बहुत रिनोन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे ग्रैनविल ऑस्टिन का ये मानना था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। दोस्तों, ये फेडरलिज्म बार बार इस्तेमाल हो रहा है, इस वर्ड का मतलब क्या है? फेडरलिज्म इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार की फेडरलिज्म होती है। फेडरलिज्म इज वेयर देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, राइट। अब दो किस्म का फेडरलिज्म होता है, वन इज होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, वन इज कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, राइट। ना कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, राइट, जहाँ पे बहुत सारे राज्य मिलके बहुत सारे छोटे छोटे राज्य मिलके एक बड़ा नेशन बनाते हैं, जैसे कि अमेरिकन फेडरलिज्म। यानी कि हम अगर आपने अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ी हो तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जब 13 स्टेट्स को इंडिपेंडेंस मिला तो उन्होंने मिलके एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया, राइट। लेकिन ये हो गया हमारा कमिंग टुगेदर। लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या है? होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म के अपने बहुत सारे बेनिफिट्स है, और इंडियन फेडरलिज्म जो है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, यानी कि एक सेंटर है जिसने बहुत सारे स्टेट्स को अपने साथ जोड़ा हुआ है। दोस्तों, देखिए कितना चौंका देने वाली, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक सेंटर है, उसने अपने नीचे बहुत सारे अम्ब्रेला स्टेट्स को रखा हुआ है। जैसे कि हमारे बहुत सारे राज्य हैं, 29 स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, भोपाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दिस ऑल स्टेट्स आर पार्ट ऑफ यूनियन, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है। इन स्टेट्स ने मिलकर इस सेंटर को नहीं, सेंटर ने इन स्टेट्स को कोलैबोरेट करके अपने अंडर लिया है, राइट। अगला हमारा फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दोस्तों, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो बहुत सरल सी बात है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझ लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं कि अगला फीचर क्या है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सिंपल मतलब यह है कि देयर इज अ कोऑपरेशन पार्लियामेंट्री सिस्टम
गवर्नमेंट का सिस्टम है, राइट। जैसे डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को फॉर्म दे दिया है, उसको चलाना भी है, तो उस चलाने के लिए सिस्टम चाहिए होगा। तो हमने क्या अपनाया, पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम अपने आप में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम अपने आप में ये कहता है कि देयर इज अ कोऑपरेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, राइट। लेकिन इसकी जो विपरीत एक सिस्टम है उसका नाम है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम का सिंपल मतलब ये है दैट देयर इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द टू ऑर्गन्स। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग सा फीचर है ये। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहता है कि कोऑपरेशन से चलेंगे लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर यानी कि जो लॉ बनाएंगे, हमारे पार्लियामेंट में जो लोग लोकसभा राज्यसभा में बैठे हैं, दे विल फॉर्म अ लॉ, ठीक है। उस लॉ को एग्जीक्यूट किया जाएगा लेजिस्लेचर के तहत। एग्जीक्यूट कौन करेगा, आप लोग जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं और आगे जाके एग्जीक्यूटिव आईएएस ऑफिसर्स बनेंगे, राइट, ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उस एक्ट को एग्जीक्यूट करना, राइट। सो दिस इज अ कोऑपरेशन, दोनों के बीच में कोऑपरेशन है, राइट। और जो हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम है इसके बीच के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का दोनों का अलग अलग पावर्स है, राइट। लेजिस्लेचर अपने आप में ही एक सेट ऑफ पावर्स लेके चलता है और एग्जीक्यूटिव अपने आप में ही एक सेट ऑफ पावर्स लेके चलता है। ऑर्गन्स के बीच में सेपरेशन है, राइट। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमने वेस्टमिंस्टर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है, जिसको वेस्टमिंस्टर भी बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो छठा सिक्स्थ मेन फीचर ये है कि इट इज़ सॉवर्निटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी के बीच में ये रूल आउट करता है। ये इसका क्या मतलब है, पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवर्निटी। Doctrine of sovereignty is associated with Parliament is associated with British Parliament, while the principle of judicial supremacy with that of the Supreme Court। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगेंस्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल नंबर 21। दोस्तों इसको समझ लेते हैं एक बार। जो हमारा पार्लियामेंट डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवर्निटी हमारा जो है वो पार्लियामेंट से एसोसिएटेड है, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ, यानी कि पार्लियामेंट अपने आप में सुप्रीम है, राइट। पार्लियामेंट जो है वो लॉ मेकिंग बॉडी है। और उसके बाद वो कहते हैं कि जो हमारा देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बीच में पार्लियामेंट की सॉवर्निटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी दोनों एस्टैब्लिश्ड हैं, राइट। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो सॉवर्निटी है वो हमने ली है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है वो हमने ली है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। पार्लियामेंट्री सॉवर्निटी का सरल मतलब ये है कि पार्लियामेंट अपने आप में लॉ मेकिंग बॉडी है। जुडिशियल सुप्रीमेसी का मतलब ये है कि जुडिशियल चेक रख सकता है पावर और बैलेंस के ऊपर, राइट। जो लेजिस्लेचर जो लॉ बनाते हैं, लेजिस्लेचर जो हमारे लॉ बनाते हैं उनको अगर जुडिशरी जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है उसको राटिफाइड भी कर सकता है, नलिफाइड भी कर सकता है, क्योंकि ये देखते हुए कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन थीम के अगेंस्ट जा रहा है, यानी कि जुडिशियल सुप्रीमेसी भी स्टैब्लिश्ड है और पार्लियामेंट की सॉवर्निटी भी स्टैब्लिश है, यानी पार्लियामेंट किसी के अंडर नहीं है, वो अपने आप में ही एक सॉवरन पार्लियामेंट है, राइट, बिकॉज इट्स इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट, एंड वी आर अ फ्री नेशन, राइट। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, दोस्तों ये हमारा लास्ट फीचर है आज का। इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी दोस्तों बहुत सिंपल है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको देना चाहूँगा अमेरिकन जुडिशरी से कंपेयर करके। आपने सुना होगा कि अमेरिका में देयर इज अ फेडरल कोर्ट ऑफ जस्टिस, राइट, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका, राइट। उसके नीचे जो कोर्ट्स हैं, जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जैसे हमारे इंडिया में जैसे यूएस के अंदर फेडरल जुडिशरी फेडरल कोर्ट्स हैं, फेडरल जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जैसे वैसे ही इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। लेकिन जो फ़र्क ये है कि हमारे जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं, राइट। हमारे जो हाई कोर्ट हैं, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं। देयर इज़ नथिंग एस्टैब्लिश्ड एज स्टेट कोर्ट, राइट। स्टेट हाई कोर्ट्स हैं बट दे आर अंडर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अमेरिका के अंदर क्या है कि देयर इज़ अ फेडरल जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन उसके नीचे जो कोर्ट्स हैं दे ऑपरेट विद द एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट सुप्रीमेसी ओवर देम, राइट।
ऑल्दो द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, लेकिन उसका जो दायरा है, उन कोर्ट्स का जो दायरा है वो स्टेट के तहत स्टैब्लिश्ड है, राइट, स्टेट के अंदर स्टैब्लिश्ड है, स्टेट के तहत, स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन के तहत स्टैब्लिश्ड है। दोस्तों यहाँ मैं आपको रिलेट करना चाहूँगा हमारे फेडरल फीचर के साथ। हमने देखा था कि फेडरलिज्म दो प्रकार की होती है, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। अब क्योंकि अमेरिकन स्टेट्स का जो फीचर है फेडरलिज्म का वो कमिंग टुगेदर है, तो इसके तहत जो उनका सुप्रीम कोर्ट है वो सेंटर में तो है, सेंटर सुप्रीम कोर्ट है, सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट इज सेंट्रल, लेकिन जो टॉप लेवल कोर्ट है वो सेंटर को गवर्न करता है, फेडरल जो कोर्ट है हमारा यूएस का। लेकिन जो क्योंकि बाकी स्टेट्स ने मिलके एक सेंटर बनाया है, राइट, तो हर स्टेट का अपना एक अलग से जुडिशियल सिस्टम है, राइट। लेकिन इंडियन सिस्टम के हिसाब से क्योंकि हम लोग होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, तो हमारे सिस्टम के अंदर क्या है कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, सो वी हैव अ इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ जुडिशरी, और उस जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नीचे देर आर वेरियस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है दोस्तों, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेशन।